हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई सब कैसे चल रही है आजकल? बढ़िया मस्त चल रही है सब? पढ़ाई में मन लग रहा है? खूब मन लग रहा है? देखो, हम लोग आ गए हैं पेयर ऑफ लाइंस के अगले वीडियो पर। इसमें हम लोग समझेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में इसमें हम लोग जरा कुछ बातों को समझेंगे। देखो, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। देखो बच्चों, मैंने बताया था पहले भी, इसका कई बार नाम आया पहले भी। आज हम लोग इसको कुल मिलाकर के पूरी तरीके से पढ़ेंगे। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये तो था होमोजीनियस, यहां तक हम पढ़ रह चुके थे। इसके बाद देखो आता है 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, है ना। इसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। देखो बच्चों, ध्यान दो, इस इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइंस भी मिल सकती हैं, सर्कल भी मिल सकता है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी मिल सकता है इस इक्वेशन से। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी जिससे हम ये मालूम कर पाएं कि इस इक्वेशन से कब क्या मिलेगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम एक टर्म निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा होता है क्या बोलो? ए बी सी प्लस 2f(g)h, ठीक है, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, है ना। इस टर्म को कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा, बल्कि ये पूरी इक्वेशन ही याद रखिए तो अच्छा है। डेल्टा क्या होता है? ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ध्यान दो, अगर डेल्टा जीरो हो जाए, अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, है ना। डेल्टा जीरो हो जाए, है ना। और ध्यान रखना, एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी हो जाए, तब इससे दो रियल लाइन रिप्रेजेंट होंगी, है ना। फर्स्ट रिप्रेजेंट्स टू रियल लाइंस, है ना। मतलब एच स्क्वायर का ग्रेटर देन ए बी भी होना जरूरी है, अदरवाइज लाइंस जो है वो इमेजनरी हो जाती हैं। ठीक है, और इक्वल टू भी हो सकता है एच स्क्वायर। कई लोग क्या करते हैं, डेल्टा बराबर जीरो तो याद रखते हैं, ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए भी भूल जाते हैं, तो उससे सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। ये बात बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग गलती करते हैं कि डेल्टा बराबर जीरो तो कर लेते हैं, लेकिन एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी नहीं करते हैं, उससे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से दो रियल लाइंस रिप्रेजेंट होंगी। भाई आप याद करो, होमोजीनियस में भी यही कंडीशन थी ना, कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी था, तो वहां से दो रियल लाइन रिप्रेजेंट हो रही थी, नहीं तो दो रियल लाइन रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी। याद करो आप, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है। देखो ध्यान से, अब आगे देखो, दूसरी बात क्या, कि अगर मान लो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो इनमें फिर देखो दूसरी बात ये कि अगर a प्लस बी जीरो होगा तो लाइंस होंगी परपेंडिकुलर। जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी बोलो? परपेंडिकुलर, ठीक है। और लाइंस के बीच का एंगल tan थीटा का देखो, ये वही फार्मूला है जो हम होमोजीनियस में पढ़ते हैं, a प्लस बी। एंगल बिटवीन लाइन, थीटा क्या बताएगा? उन लाइंस के बीच का एंगल। तो थीटा यहां पर क्या बताएगा बोलो? थीटा बताएगा, ध्यान रखना, एंगल बिटवीन लाइंस को। थीटा लाइंस के बीच के एंगल को बताएगा। अब देखो यहां पर भी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, तभी लाइंस रिप्रेजेंट होगी, नहीं तो लाइंस रिप्रेजेंट नहीं होगी, है ना। एच स्क्वायर लेस देन ए बी पे कहते हैं इमेजनरी लाइंस, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लिख देता हूं ना कि मैं उसको भी। देखो यहां पर एच स्क्वायर लेस देन ए बी पर लाइंस कैसी होती हैं बोलो? इमेजनरी। अब इमेजनरी लाइंस का बेटा कोई मतलब तो होता नहीं है, ये तो बस आप लिख लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, किताबों में लिखा है इसलिए आप भी लिख लो, नहीं लिखाएंगे को सर ने लिखाया नहीं। एच स्क्वायर लेस देन ए बी पे लाइंस कैसी होती हैं बोलो? इमेजनरी लाइंस होती हैं, और इमेजनरी लाइंस का कोई मतलब होता नहीं है, ध्यान रखो।
ठीक है, ये जबरदस्ती की बेकार का एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन ए बी तो इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी के बाद है ना एच स्क्वायर लेस देन ए बी लाइंस, अगर मान लो हम ऐसा मान लें, है ना, मैंने मान लिया कि लेट लाइंस आर y बराबर m1x प्लस c1 एंड y बराबर m2x प्लस c2। मान लो इससे जो लाइंस मिल रही हैं वो ये हैं, है ना, कुछ भी हो सकती है, कोई भी दो लाइंस हो सकती है इससे मिलने वाली। अब देखो यहाँ पर जैसे a प्लस बी अगर 0 होगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो थीटा यहाँ से भी 90 हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। वही देखो यहाँ पर है लाइंस परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो लाइंस के रिप्रेजेंट होने के लिए ध्यान रखना डेल्टा के साथ साथ एच स्क्वायर को भी देख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो लाइंस मान लिया मैंने ये है, तो m1 m2 इनके स्लोप हो गए। m1 प्लस m2 होता है माइनस का 2h अपॉन बी और m1 इंटू m2 होता है a बाई बी। ये देखो होमोजीनियस में भी थी, ये कंडीशन देखो यहाँ पर होमोजीनियस में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। लिखो जरा इन बातों को, अभी हमने डेल्टा को 0 किया है, इससे लाइंस देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। फटाफट लिखो जल्दी से। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, C1 प्लस C2 होता है माइनस का 2f अपॉन बी और C1 इंटू C2 होता है C बाई बी, ये भी याद कर लो, है ना। M1 प्लस M2 तो हमने देखो ये पढ़ा ही था, ये तो होमोजीनियस में दोनों चीजें आई थी। C1 प्लस C2 भी याद कर लो, अगर याद हो पाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इन दोनों को याद रखना जरूरी है, ये दोनों याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, क्योंकि याद करने की भी लिमिट है ना, हर चीज याद नहीं हो सकती ना। ठीक है, C1 प्लस C2 माइनस 2f अपॉन बी होगा और C1 इंटू C2 होगा C बाई बी। तो इससे क्या होता है, कई बार ये M1 M2 C1 C2 की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट हम लाइंस को निकाल सकते हैं। हालांकि तुमको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लाइंस को अलग अलग कैसे करते हैं, ये बात ध्यान देना। लाइंस को सेपरेट करना मैं तुमको सिखा चुका हूं, ये पहले वीडियो में जाइए, है ना, सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया ना, वीडियो 1। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइंस को अलग अलग कैसे करते हैं ना, फर्स्ट वाले वीडियो मैंने बताया था लाइंस को अलग अलग कैसे करते हैं। ठीक है, तो लाइंस को अगर अलग अलग करना है तो पहला वाला वीडियो देखिए, वो मैं सबसे पहले आपको सिखा चुका हूँ, इसीलिए क्योंकि उसमें जरूरत पड़ती है अगर दो लाइंस हैं तो उसको अलग अलग कैसे किया जाए। ठीक है, लिखो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से लिखो जरा पहले। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अभी हम ये मान कर चल रहे हैं कि डेल्टा 0 है, मतलब दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, ऐसा हम मान कर अभी चल रहे हैं, समझो जरा ध्यान से। अब देखो इसमें जरा एक बात और समझो ध्यान से कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट, ध्यान रखना, अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, देखो होमोजीनियस में जो कंडीशन थी, होमोजीनियस इक्वेशन में कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या थी बोलो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, आपको याद होगा। होमोजीनियस में कोइंसिडेंट की कंडीशन थी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। देखो यहाँ पर जो कोइंसिडेंट की कंडीशन है, कई लोग इसमें भी गलती करते हैं, यहाँ पर भी खाली एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख कर बात खत्म कर देते हैं, जो गलत है। कोइंसिडेंट की यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ी और ज्यादा है। देखो क्या, समझो, देखो ऐसे लिखो, ए बी सी एफ जी एच, ऐसे लिखो। अब देखो कंडीशन याद कैसे रखनी, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो याद है आपको, ये कोइंसिडेंट की कंडीशन किस में थी, होमोजीनियस में थी, याद है आपको ये। अब देखो इसी से बनेगी, देखो कैसे, H के बाद आएगा F, देखो F के बाद G, G के बाद H, H के बाद F, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A, देखो H के बाद आएगा F, तो अगली लिखो F स्क्वायर बराबर A के बाद क्या आएगा B, B और B के बाद क्या आएगा C। ठीक है, अच्छा फिर देखो
एफ के बाद क्या आएगा जी, तो जी स्क्वायर बराबर बी के बाद क्या आएगा सी, और सी के बाद क्या आएगा ए। तो देखो ये कंडीशन होती है लाइंस के कोइंसिडेंट होने की यहां पर, और होमोजीनियस में केवल एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। और यहां पर देखो तीन तीन, बस याद करने का तरीका ध्यान रखना, ए बी सी होता है, एफ जी एच होता है, देखो अल्फाबेटिकली देखो होता है ऐसा हमेशा, ए के बाद बी, बी के बाद सी आएगा, एच के बाद एफ के बाद जी, जी के बाद एच आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच के बाद आएगा एफ, एफ स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह बी, बी की जगह सी, एफ के बाद देखो जी, जी जी स्क्वायर बराबर बी की जगह सी, सी की जगह। तो लाइंस के कोइंसिडेंट होने की देखो यहाँ पर कंडीशन ये होती है, इसको जरा याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी से। अच्छा अब देखो इसके बाद बच्चों लाइंस के पैरेलल होने की भी देखो कंडीशन को अच्छा होगा कि यहां पर याद रखो। देखो लाइंस के पैरेलल होने की जो कंडीशन है बच्चों वो थोड़ी सी यहां पर देखो अलग है। और देखो लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, लाइंस आर पैरेलल इफ h बराबर अंडर रूट ए बी एंड एफ रूट ए बराबर जी रूट डी। ये देखो लाइंस के यहाँ पर पैरेलल होने की कंडीशन होती है। दो कंडीशन, h बराबर अंडर रूट ए बी हो गई एक कंडीशन, और दूसरी क्या हो गई, एफ रूट ए बराबर जी रूट बी। या फिर देखो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर माइनस अंडर रूट ए बी और एफ रूट ए बराबर माइनस जी रूट बी। तो या तो हम इसको लगाएं या इसको लगाएं, ध्यान रखना कोइंसिडेंट की कंडीशन अलग है और पैरेलल की अलग है। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, वो एच स्क्वायर बराबर ए बी से ही पैरेलल कोइंसिडेंट दोनों लिख देते हैं, जो गलत है। ठीक है, हाँ यहाँ पर जनरल इक्वेशन में, होमोजीनियस में मैंने बताया था कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है एच स्क्वायर बराबर ए बी। होमोजीनियस में केवल कोइंसिडेंट होगी, वहां पैरेलल नहीं होता, क्योंकि वहां पर दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होती हैं। तो अगर दोनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही हैं तो वो केवल कोइंसिडेंट हो सकती, पैरेलल हो ही नहीं सकती। दो लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो पैरेलल नहीं हो सकती, वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं। समझो अंतर जरा ध्यान से यहाँ पर, अगर दो लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो पैरेलल नहीं हो सकती, वो केवल कोइंसिडेंट ही हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। तो कोइंसिडेंट की ये तीनों कंडीशन है, और पैरेलल की देखो यहाँ पर ये कंडीशन है, एच बराबर अंडर रूट ए बी और एफ रूट ए बराबर जी रूट बी भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या एच बराबर माइनस अंडर रूट ए बी और एफ रूट ए बराबर माइनस जी रूट बी देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर और समझो कि देखो अगर लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो देखो उनके बीच का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, है ना, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हैं तभी उनके बीच का डिस्टेंस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। देखो डेट क्या होगा, देखो डिस्टेंस का देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। तो ये है लाइंस के बीच के डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला। ध्यान रखना अंडर रूट पूरे पर है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। देखो ये यहाँ पर लाइंस के पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला है। अच्छा एक बात और समझो, इस फार्मूले को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इस फार्मूले को देखो चेंज भी कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने पढ़ी कंडीशन यहाँ पर देखो क्या है, एफ रूट ए बराबर जी रूट बी है, इसको स्क्वायर कर दें तो ए एफ स्क्वायर बराबर बी जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ स्क्वायर ए अपॉन बी। तो देखो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, 2 अंडर रूट, देखो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए एफ स्क्वायर बाई बी माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया, 2 अंडर रूट ऑफ बी एलसीएम ले लो, ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस बी सी, और अपॉन देखो यहां पर हो जाएगा ए इंटू बी
और a प्लस बी। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2√f² माइनस बी सी अपॉन b इंटू a प्लस बी। तो देखो बीच की डिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बीच की डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं 2√f² माइनस बी सी अपॉन a b इंटू a प्लस बी, और बीच की डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूले अगर याद रहे तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट हम लाइंस के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, देखो जैसे कि अगर आप लाइंस को सेपरेट कर लें तो किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप लाइंस को, भाई बहुत सिंपल बात है, अगर आप लाइंस को अलग अलग निकाल लें तो मालूम चल जाएगा कि वो पैरेलल है कि नहीं। भाई अगर दो लाइंस आपके पास हैं तो आप मालूम कर सकते हो ना कि वो पैरेलल है कि नहीं, m1 बराबर m2 से पैरेलल होती हैं। अगर आप लाइंस को सेपरेट कर लें तो मालूम चल जाएगा कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्योंकि m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है। अगर दो लाइंस आप अलग अलग निकाल लें तो मालूम चल जाएगा कि वो कोइंसिडेंट है कि नहीं। अगर लाइंस पैरेलल हुई तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस हम लोग निकालना सीख चुके हैं पहले भी। लाइंस के केस में सोचे आप, दो लाइंस अगर आपके पास पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये हमको मालूम है पहले ही फार्मूला। सोचिए, बस समझे ना। तो अगर हम लाइंस को सेपरेट कर लें तो हमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट अब अगर आप नहीं याद कर पाए या भूल जाएं तो परेशान मत हो, हर काम हो जाएगा अगर आप लाइंस की सेपरेट इक्वेशन निकाल लें। और सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए वीडियो 1 पर जाइए, वहां मैंने सिखाया है इसी प्लेलिस्ट में जो पहला वीडियो है मैंने सिखाया था कि लाइंस को अलग अलग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने वही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, जिससे कि हम लाइंस को अलग अलग करना सीखेंगे तो वहां पर हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बात समझे। तो ये बात ध्यान रखना, ये लाइंस के लिए सारी बातें हैं, इनको याद रखो अगर हो पाए तो, नहीं तो परेशान मत हो। फटाफट लिखो जल्दी से। अब मान लो अगला केस पढ़ें, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने लिख दिया है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अच्छा देखो अब देखो ये तब था जब डेल्टा 0 है। अगर डेल्टा 0 नहीं है देखो तब क्या होगा। देखो अब मैंने बताया कि अगर मान लो डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा मतलब वही जो भी लिखा था मैंने पीछे ABC + 2FGH वाला, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक एक करके चेक करना होगा। अगर डेल्टा 0 नहीं है और A बराबर B है, ठीक है, और H = 0 है, तो ऐसे में फर्स्ट विल रिप्रेजेंट सर्कल, तो हमें एक सर्कल मिलेगा। ध्यान देना, A और B बराबर हो और H मतलब x इंटू वाई का टर्म ना हो। H0 का मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई नहीं होना चाहिए। H0 का मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई नहीं होना चाहिए, और x² y² और कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सर्कल देगा। देखो दूसरा, अगर मान लो h² = AB होगा तो हमको पैराबोला मिलेगा। फर्स्ट विल रिप्रेजेंट पैराबोला। देखो ध्यान दो जरा, h² = AB से देखो फायदा ये हुआ, जैसे मान लो ये हमारे जो ये टर्म है, ये जो सेकेंड इक्वेशन बहुत बड़ी है, पूरी इक्वेशन है। पूरी इक्वेशन को ना लें, अगर हम सेकेंड डिग्री के टर्म ले लें, अच्छा इसको x में क्वाड्रेटिक माने तो देखो इसमें a क्या हो गया, स्मॉल a, b क्या हो गया 2hy, और c क्या हो गया by²। अच्छा d बराबर क्या होता है 0, तो b² - 4ac बराबर 0 करें, ठीक है। तो b² का मतलब क्या हुआ 4h² y² - 4a, ये हो गया स्मॉल a, और b क्या हो गया by²।
तो क्या हो गया 4y² कॉमन, h² माइनस ab, और h² बराबर ab है, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि h² बराबर ab। देखो ध्यान दो, मतलब h² बराबर ab की जगह पर ये भी कह सकते हैं जो सेकेंड डिग्री के टर्म है इक्वेशन में जो सेकेंड डिग्री के टर्म है उसका d0 है। d0 का मतलब वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब h² बराबर ab से पैराबोला रिप्रेजेंट होगा, या देखो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो सेकेंड डिग्री के टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब सेकेंड डिग्री टर्म्स, ठीक है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। जो सेकेंड डिग्री के टर्म में ध्यान रखना वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अगर पहली इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तब। अगर फर्स्ट इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तो जो सेकेंड डिग्री के टर्म्स हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, बोलो, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इस बात को जरा ध्यान से समझो, बात समझे, क्योंकि यहां पर इसका सेकेंड डिग्री टर्म का d0 है, यानी b² माइनस 4ac कितना है, बोलो, 0 के बराबर है। समझो यहां पर ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखो थर्ड में, अगर h² लेस देन ab हुआ, ध्यान रखना डेल्टा तो 0 होना ही चाहिए तभी ये सब है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 को होगा तभी ये सब चीजें चेक करनी, नहीं तो नहीं। ये सब बातें तभी हैं जब डेल्टा 0 ना हो, इस बात को ध्यान देना। h² लेस देन ab तो क्या होगा, इलिप्स होगा, इलिप्स। अब देखो जैसे पहले वाले को देखें, इसमें भी h की वैल्यू 0 है, a भी कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ भी h² लेस देन ab है। लेकिन नहीं, अगर h 0 है और ab बराबर है तो सर्कल कहना, इलिप्स नहीं कहना, क्योंकि इलिप्स में h² लेस देन ab है और ये कंडीशन पहले वाले में भी पूरी हो जाएगी। लेकिन पहले वाले में अगर h 0 है और ab बराबर है तो उसको क्या कहोगे, सर्कल कहोगे, इलिप्स नहीं कहोगे, ठीक है। अच्छा चौथे में, अगर h² ग्रेटर देन ab होगा तो क्या होगा, हाइपरबोला। और पांचवें में, अगर h² ग्रेटर देन ab है और a प्लस b 0 है, ये दो कंडीशन एक साथ हैं तो कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप समझते हैं कि नहीं, खैर अभी चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी पूरा देखो, वैसे भी स्ट्रेट लाइन के अलावा सर्कल, पैराबोला, इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये थोड़ा सा पेयर ऑफ लाइन बनाने में लेट हो गया, हमें टाइम नहीं मिला, चूंकि बहुत से वीडियो बनाने होते हैं बेटा, बहुत से वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है डेली कम से कम 6-6, 7-7 घंटे के वीडियो बना रहे हैं, और बिना क्लास के बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है बहुत मुश्किल काम होता है। ये इमेजिन करना कि बच्चे बैठे हैं सामने और पढ़ाना आसान नहीं होता है। तो वीडियो वो सारे अपलोडेड हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो कर, तो अगर h² ग्रेटर देन ab है और a प्लस b बराबर 0 है तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इसी को इक्विलेटरल हाइपरबोला भी कहते हैं, सेम बात है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इसी का नाम जो है वो ये भी होता है इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्या होता है ये, जैसे कि हाइपरबोला ये होता है ना, ये होता है हमारा हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें अगर a बराबर b हो जाए तो इसी को कहा जाता है इक्विलेटरल हाइपरबोला, या इसी को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ही बात है। अगर a और b बराबर हो जाए तो हाइपरबोला में, तो इसी को हम इक्विलेटरल कहते हैं, इसी को रेक्टेंगुलर भी कहते हैं, एक ही बात। तो ध्यान देना बच्चों कि अगर डेल्टा 0 नहीं है तो इन बातों को याद रखना है, इससे हमें मालूम चलेगा कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। कई बार ये सवाल पूछते हैं, एक इक्वेशन देते हैं और कहते हैं, पूछते हैं इससे क्या रिप्रेजेंट होगा, तो स्ट्रेट लाइन होंगी या सर्कल होगा या हाइपरबोला होगा या क्या होगा। तो ये सब बातें इनसे चेक करके हम लोग मालूम कर सकते हैं कि भाई क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। बात समझे, लिखो जरा ध्यान से इसको। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
ऐसा गजब नहीं ढाना पिया ते जाना भी दुश्वारे। देखो बच्चों, एक सवाल किया जाए। क्वेश्चन देखो ये है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 4x प्लस का 3y माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स, फाइंड के की वैल्यू बतानी है कि अगर इससे दो लाइन्स रिप्रेजेंट होंगी तब के की वैल्यू हमको बतानी है। बस समझे? तो क्या करना है, इससे दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं। इसमें हमें कंडीशन का यूज करना है। देखो ए क्या है, ए है 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है बोलो 1 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, 2h(xy) तो h कितना है बोलो k/2, 2gx तो g कितना हो गया -2, 2fy f कितना हो गया बोलो 3/2 और c कितना हो गया -1, है ना। कंपेयर किया उससे, सोचो ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर जी। देखो कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन है, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² बराबर 0। लगाओ देखो abc तो क्या हो गया बोलो 2 इंटू 1 इंटू -2, है ना, प्लस 2f जी एच, ठीक है, एबीसी एबीसी प्लस 2f जी एच माइनस af², ठीक है, माइनस bg², b b b b b हो गया है 1 और g² का मतलब 4 माइनस ch², c हो गया -1, h² का मतलब हो गया है k²/4। अच्छा देखो ये बन गई है क्वालिटी के में, बनने दो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। एबीसी चेक कर लेते हैं एक बार, एबीसी प्लस 2f जी एच माइनस af², f² का मतलब ये 9/4, ठीक है, माइनस bg² माइनस c h² k²/4, ठीक है, CH² बराबर 0। देखो क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये हो गया -2, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया तो माइनस का 3k बच गया, बोलो सब ठीक है ना। और ये क्या हो गया बोलो माइनस का 9/2, ये हो गया माइनस का 4 और ये क्या हो गया प्लस का k²/4 बराबर 0। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये हो गया क्या बोलो k²/4 -3k माइनस का 6 और माइनस का 9/2, ठीक है, हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो k² -12k माइनस का 24 और माइनस का 18, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर 0। अच्छा अब देखो क्या होगा, k² -12k 42 बराबर 0, ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से k की दो वैल्यू आएंगी, -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। हाँ अब देखो क्या हुआ, क्या मिला बोलो k बराबर 12 प्लस माइनस कितना आएगा बोलो अपॉन 2,
ठीक है। अच्छा देखो यहां से k की वैल्यू क्या मिली, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 4 से डिवाइड करो अपॉन 2, बोलो ठीक है ना। ठीक है, तो k क्या हुआ बोलो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 78। लेकिन देखो ध्यान दो बच्चों, एक कंडीशन हम भूल रहे हैं क्या, h ग्रेटर देन ए बी, उसको भी ध्यान देना है। क्या बोलो, एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी। देखो ए बी क्या है, a इंटू बी कितना है 2, तो एच स्क्वायर को ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ये बात ध्यान दो, समझे। एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो देखें क्या ये सही है, एच क्या है, एच देखो ये है और के देखो ये निकला। तो अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो एच कितना बनेगा, देखो एच बनेगा के बाई 2, तो इसको 2 से डिवाइड करें तो 3 प्लस माइनस रूट 78 बाई 2। तो चेक करें कि क्या एच स्क्वायर इससे बड़ा होगा, बोलो चेक करें कि क्या एच स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। देखो एक वैल्यू प्लस आएगी 3 प्लस अंडर रूट 78 बाई 2, तो ये तो ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 से बड़ा आएगा, ये वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ये भी चेक करना होगा, ये बात ध्यान दो, लोग अक्सर इसको भूल जाते हैं। तो ये जो प्लस वाली वैल्यू है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 2 से बड़ा आएगा कंफर्म है। जो माइनस वाली वैल्यू है देखो वो क्या है, माइनस वाली जो एच की वैल्यू है वो देखो ये है 3 माइनस अंडर रूट 78 बाई 2। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या वो 2 से बड़ा आएगा, बताओ भाई बोलो। इसका रूट कितना आएगा सोचो, इसका रूट आएगा 8 पॉइंट समथिंग, है ना, बोलो इसका रूट आएगा 8 पॉइंट समथिंग, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग, 3 में से माइनस करोगे तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 से बड़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बोलो देखना पड़ेगा। रूट 2 कितना होता है 1.414 होता है, तो 1.4 से क्या छोटा आएगा, बड़ी समस्या फंस गई यार, यहाँ तो टफ सवाल हो गया ये तो मतलब। अच्छा एक काम करें, देखो h का स्क्वायर करके देखें, देखो यहाँ करते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, कंप्लीट करते हैं सवाल को। ये तो वैल्यू h की सही है, इसका स्क्वायर करोगे बड़ा आएगा कंफर्म है ये। देखो थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन, कई बार होता है बेटा। h स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बोलो 9 प्लस 78 बाई 4, और माइनस का 2 टाइम दिस इंटू दिस, तो 378 बनेगा। तो कितना बना बोलो ये 9 प्लस 19 पॉइंट समथिंग बनेगा, 19.5 माइनस 3 अंडर रूट 78, तो कितना होगा बोलो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 3 अंडर रूट 78 की वैल्यू कितनी आएगी 8 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। 8 पॉइंट चलो 2 मान लें अगर, तो कितना होगा, है ना, तो माइनस का 24 पॉइंट, हाँ ठीक है बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और मान लो 8.8 माने तो क्या होगा देखें, फंस गई बात, 8.8 तो खैर नहीं होना चाहिए, 8.8 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 स्क्वायर होता है कितना 64, और 9 स्क्वायर कितना होता है 81, तो 64 और ये कितना है 78, हाँ 8.6 भी चलो अगर हुआ तो क्या हुआ, ये बनेगा। हम्म हम्म
सॉरी ठीक है, हाँ सही है, हाँ तो लग रहा है कि ये वैल्यू भी ठीक है ना। ये वैल्यू भी देखो 2 से ज़्यादा ही होगी। 28.5 में से आप 25.8 घटाओगे तो ये वैल्यू 2 से ज़्यादा ही होगी, लग रहा है हाँ सही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। 8.6 भी लेंगे तब भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो खैर फिर भी बहुत ध्यान से चेक करना पड़ेगा इसको कि कहीं जो है वो मामला गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी चेक करना है। तो एच की कितनी वैल्यू मिली, यहाँ पर हमें लगता है दोनों सही आएंगी, और थोड़ा मल्टी चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका चेक करने का लग नहीं रहा है। रूट 78 को निकालना पड़ेगा, अब निकालना हो, छोटी क्लास में तुमने सीखा होगा रूट 78 को निकालना, अब निकालना आता है तो निकाल लो, ठीक है। चलो कर लेना, आगे इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। तो देखो ये बच्चों हम लोगों ने सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन कब क्या रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी समस्या हो गई, मतलब समस्या क्या, थोड़ा पेंडिंग चला गया, टाइम ले गया इसने, लंबा सवाल चला गया, क्योंकि मैंने एट रैंडम सवाल लिखा ना। जब एट रैंडम सवाल कई बार लिखो तो ये दिक्कतें सामने आ जाती है, क्योंकि इसमें डेटा मालूम तो होता नहीं क्या आने वाला है, किताब से देख के ला के लिख लेता तो बड़ा आसान हो जाता। चलो कर इसने हमने इसमें कुछ अच्छी बातें भी सीखी, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना सीखा। कई बार क्या होता है कि एट रैंडम चीज़ें हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें दे जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें सीखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।